नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आपको अवगत हैं, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का, भारत का भूगोल। उसी सीरीज में आज हमारी चौथी क्लास है। कल कुछ कारणवश क्लास बीच में ही रुक गई थी, तो हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे आज। ओके, ठीक है। तो कल हम पढ़ रहे थे, यहाँ से क्लास थोड़ी बंद हो गई थी, तो हम कल पढ़ रहे थे स्नो लाइन क्या होती है। स्नो लाइन वह होती है जैसे कि 4600 मीटर, 4600 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ आच्छादित हो जाती है ना, बर्फ जमना शुरू हो जाती है। तो बर्फ की 4600 मीटर के बाद जो रेखा बनती है उसको बोलते हैं अपन स्नो लाइन। ठीक है, उसको स्नो लाइन बोलते हैं। तो आपके जो पर्वतीय पदी भागों में 4600 मीटर की ऊंचाई पर जो बर्फ आच्छादित होती है, हिम आच्छादित होती है, उसको बोलते हैं स्नो लाइन। ठीक है। मुख्य मोस्ट इंपोर्टेंट बातें थी ये, हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर्स या हिमनद। ठीक है, तो हिमनद और ग्लेशियर पढ़ रहे थे अपन। बांटूरा, आपके बांटूरा कहाँ पड़ता है? पीओ के। हिस्पार, बांटूरा, हिस्पार, बियोफ और बाल्टोरी, ये आपके पीओके वाले क्षेत्र यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में ये हिमनद स्थित है। ठीक है। आपके आगे बाल्टिस्तान, सियाचिन। सियाचिन की विशेषता आपको पता ही है, विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि। ठीक है, तो सियाचिन, बोखरचू ग्लेशियर और चोम युंग डूंग, ये ग्लेशियर कहाँ पड़ता है आपके? बाल्टिस्तान पड़ता है आपके पीओके। सियाचिन आपके पता है लद्दाख में। बोखरचू ग्लेशियर और चोमयुंगडुंग आपके तिब्बत में पड़ते हैं। ठीक है। आपके बाकी ग्लेशियर्स यमुनोत्री, गंगोत्री, मिलाप, केदारनाथ, बद्रीनाथ और सतोपंथ, ये आपके पड़ते हैं उत्तराखंड में। ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके क्वेश्चन आते हैं आपके मैच द फॉलोइंग में। ग्लेशियर्स के नाम लिख के दे देगा और आपको आपसे पूछेगा स्थान बताइए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अपन हिमालय के कुछ प्रमुख दर्रे। दर्रों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, दर्रे, नाल, पास या घाट, इन्हीं को कहा जाता है। सभी पासेस होते हैं जो आपके हिमालय में स्थित टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं ना, उनको बोलते हैं आप नाल या नाल, दर्रे, कोल, पासेस, उन्हीं को बोलते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है। हिमालय पदी भागों में स्थित टेढ़े मेढ़े तंग रास्तों को बोलते हैं कोल या नाल या दर्रे, पास, जो भी है ना, आपके यहाँ लिखा हुआ भी है। पहाड़ी पहाड़ियों के मध्य जाने वाले टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। ठीक है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि किस प्रकार के रास्ते होते हैं, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। तो आपको जम्मू कश्मीर के इनके आगे इनकी ट्रिक भी लिखी हुई है आगे। तो पहले अपन ये देख लेते हैं एक बार नॉर्मली, जो आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे हैं, उनमें कौन कौन से दर्रे रहते हैं? जोजिला दर्रा, आपको पता है जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा होता है, सिंधु नदी द्वारा होता है। ठीक है, तो लद्दाख श्रेणी में स्थित है ये, अपन पहले पढ़ चुके हैं। जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, बनिहार, पीर पंजाल, पेंसिला, काराकोरम, और इसी पेंसिला, काराकोरम और खारदुंगला। खारदुंगला दर्रे को बोला जाता है फोटोला दर्रा भी। ठीक है, याद रखना, खारदुंगले का नाम एक और नाम है फोटोला दर्रा। ठीक है, इनकी ट्रिक देखते हैं अपन। देखो, ट्रिक क्या है? जो बाबू पीके गया, ठीक है, जो बाबू पीके गया, पीके कहाँ गया? आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जो से हो जाएगा आपका जोजिला, बा से हो जाएगा बनिहार, बू से हो जाएगा बुर्जिला, पी से हो जाएगा आपके दो नाम होंगे ना, पी से पीर पंजाल और पेंसिला दर्रा, और के से हो जाएगा आपका खारदुंगला या काराकोरम, जिस खारदुंगले को जो फोटोला दर्रा भी कहा जाता है। तो जो बाबू पीके गया कहाँ पर गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख गया। ठीक है, तो आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दर्रे ये हो गए। वो पीके गया, पीक के जाने के बाद क्या होता है? आपके जो हिमालय भागों में हिमालय भाग में गया, हिमालय भाग में जाने के बाद क्या? उसकी आरबीसी जम गई, ठंड ज़्यादा थी, तो पीके गया, आरबीसी जम गई। आरबीसी कहाँ जम गई? आपके हिमाचल प्रदेश में। बाबू पीके कहाँ गए? आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। और आपके आरबीसी कहाँ जम गए? इसके आरबीसी जम गए आपके हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में आरबीसी जम गई तो क्या हो गया? आर से हो गया रोहतांग, बी से हो गया बारालाचा और सी से हो गया सिप किला। बाबू पीके गए आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से जाने के बाद आपके हिमाचल में गया, हिमाचल में जाने के बाद उसकी आरबीसी जम गई। उसके पास एक लेमन था, देखो पी के जाते हैं नशा उतारने के लिए, लेमन चूसा था, तो पी के गया। पी के जाने के बाद आपके जो लेमन था उसके पास, ठीक है, उसके पास लेमन था, वो उत्तराखंड गया और उसने लेमन था उसके पास, तो लेमन से क्या होगा आपके? लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और थांगला। ठीक है, आपके बाबू पीके गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसकी आरबीसी जम के आपके हिमाचल प्रदेश में। फिर वो गया आपके उत्तराखंड, उत्तराखंड में उसके पास लेमन था, लेमन था तो लेमन चूस लिया। फिर उसकी पत्नी ने बोला भाई साहब अब नहीं जाना, तो ना जा। ना जैसे क्या होगा आपके? सिक्किम, नाथुला और जलेपला। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसान से याद हो जाएगा, आपको रिदम में याद करनी होगी कि जो बाबू पीके गया, आरबीसी जम गई, लेमन था, ना जा। ठीक है, ये याद आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखना।
और ये आपके दर्रे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना, तो इंपॉर्टेंट दर्रे याद रखना। ओके। फिर आपके अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे आप चाहो तो इस ट्रिक से याद रखना, बाकी वैसे ही नॉर्मल याद हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे के आपके दीपू और पांगसाऊ, दीपू या पांगसाऊ आपके कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, सॉरी, दीपू और पांगसाऊ आपके कहाँ है? भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। भारत और म्यांमार की सीमा पर कौन सा है? दीपू और पांगसाऊ। यांगयाप और बोमडिला ये आपके भारत और चीन की सीमा पर स्थित है, भारत और चीन की सीमा पर स्थित है यांगयाप और बोमडिला। आपके इंपॉर्टेंट दर्रा है तुजू दर्रा, मणिपुर में सिर्फ एक ही दर्रा है तुजू दर्रा, इसका क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, तुजू दर्रा याद रखना, मणिपुर में स्थित है। ठीक है। पांगसाऊ कहाँ पर आपके? पांगसाऊ आपके कहाँ पर है? पांगसाऊ और दीपू आपके भारत और म्यांमार की सीमा पर। बोमडिला और यांगयाप दर्रा आपके कहाँ पर स्थित है? भारत और चीन की सीमा पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। और तुजू दर्रा आपके मणिपुर। आगे देखते हैं अपन इन्हीं के बारे में थोड़ा कुछ विस्तार से पढ़ते हैं। जैसे कि अपन ने काराकोरम पढ़ा, काराकोरम कहाँ पर? आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो काराकोरम आपके कहाँ है? लद्दाख। ठीक है। इसका जो विस्तार है, जो जोड़ने का कार्य करता है, किस किस स्थान को जोड़ने का कार्य करता है? तो आपके सियाचिन को चीन के सांग्याप सिकियांग दर्रे, सॉरी, चीन सियाचिन ग्लेशियर को, सियाचिन क्षेत्र को आपके चीन के सिकियांग प्रांत से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसकी स्थिति लद्दाख रहेगी। सियाचिन को आपके सिकियांग प्रांत से जोड़ने का कार्य करता है। जो आपके खारदुंगला है, जिसको फोटोला दर्रा भी कहा जाता है, इसका कई बार नाम पूछा गया है। खारदुंगला का अन्य नाम क्या है? तो फोटोला दर्रा। इसकी स्थिति कहाँ रहेगी? आपके लद्दाख। ये लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? ये सबसे ऊंचाई पर, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इसको मोटरवेल दर्रा या यांत्रिक दर्रा भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसके दो नाम है, मोटरवेल दर्रा और यांत्रिक दर्रा भी कहा जाता है। ठीक है। इसकी ऊंचाई है आपके 5602 मीटर, 5602 मीटर। और आपके इंपोर्टेंट क्या हो जाता है? इसको यांत्रिक दर्रा और मोटरवेल दर्रा भी कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। फिर आपके जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा मैंने आपको कितनी बार बता दिया, जोजिला दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ने का कार्य करता है। और इस दर्रे से आपके सिंधु नदी प्रवाहित होती है। जिस दर्रे से आपके नदियां प्रवाहित होगी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको नदियों वाले में मैं आपको बात बताऊंगा कि वो कौन कौन सी नदियाँ कौन कौन से दर्रे से होकर प्रभावित होती है। ठीक है, तो अभी एक याद रखना, अभी सिंधु नदी कहाँ से प्रभावित होती है? आपके जोजिला दर्रे से। फिर आपके बनिहार दर्रा, बनिहार दर्रा आपके कहाँ पर स्थित है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर बनी हुई आपके जवार सुरंग, जवार सुरंग आपके NH-44, जो पुराना नाम था NH हाईवे 1A, उस पर बनी हुई आपके जवार टनल। ठीक है, तो कौन से दर्रे में? बनिहार दर्रे में आपके बनी हुई है जवार टनल। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ने का कार्य करता है, जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ने का कार्य करता है। फिर आपके नेक्स्ट आता है पेंसिला दर्रा, पेंसिला दर्रा आपके कश्मीर घाटी को, कश्मीर घाटी क्षेत्र को आपके कारगिल, कारगिल युद्ध क्षेत्र से या कारगिल से जोड़ने का कार्य करता है। आपके पेंसिला दर्रा आपके कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट दर्रा आपके बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा आपके कश्मीर घाटी की गिलगित, सॉरी, कश्मीर घाटी को गिलगित पीओके वाले क्षेत्र से जोड़ने का कार्य करता है। कश्मीर घाटी को गिलगित पीओके वाले क्षेत्र से जोड़ना, गिलगित घाटी जो बाल्टिस्तान में स्थित है पीओके वाले क्षेत्र में, उसको जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा दर्रा? बुर्जिला दर्रा। ठीक है, आगे देखते हैं। रोहतांग दर्रा, आपके जो रोहतांग दर्रा है वो स्थित है आपके हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ आपके जो अभी पहले पढ़ के आए थे अपन पिछली क्लास में, लाहौल स्पीति और कांगड़ा घाटी को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। जो आपके दोनों आपके जो हिल स्टेशन थे उनको जोड़ने का कार्य करता है आपके लेह से। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? यहाँ से रावी और व्यास नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, यहाँ से रावी और व्यास नदी प्रवाहित होती है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट रहता है। आप इस रावी और व्यास नदी प्रवाहित होती है। रोहतांग दर्रे में मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा है रोहतांग दर्रे में अटल टनल, अटल टनल जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग है, पर्वतीय सुरंग है, 9.02 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी याद रखना आपके, 9.02 किलोमीटर। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी सुरंग। ठीक है, इसका आपके कुछ सालों पहले आपके श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, तो ये चर्चा में भी रही थी। उस टाइम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने थे इससे, अभी बनते हैं रोहतांग दर्रे से। ठीक है, ये याद रखना। आपके अटल टनल बनी हुई यहाँ पर,
लाहौल स्पीति और कांगड़ा घाटी को आपके लेह से जोड़ने का कार्य करता है। रावी और व्यास नदी प्रवाहित होती है, अटल टनल बनी हुई है, और सबसे हिमालयी क्षेत्र में सबसे लंबी सड़क सुरंग। ठीक है, आगे देखते हैं। आपके जो बारालाचा दर्रा है, बारालाचा दर्रा आपके हिमाचल में स्थित है। बारालाचा दर्रा किसको जोड़ता है? आपके मनाली को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। किसको जोड़ता है? मनाली को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। और यहाँ से नदी होती है प्रवाहित चिनाब नदी। चिनाब नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। ओके, शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा आपके कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। ये आपके शिमला, शिमला को तिब्बत, तिब्बत का कौन सा, तिब्बत का कौन सा क्षेत्र? गारटोक। तिब्बत का भी गारटोक क्षेत्र से जोड़ने का कार्य करता है। और इस दर्रे से आपके सतलज नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी होती है? सतलज नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, इनके बारे में आगे सबको बता दूंगा कौन से दर्रे से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, आगे देख लेंगे इनके ना, एक पूरा चार्ट बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपके उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड का दर्रा, उत्तराखंड के दर्रे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उत्तराखंड के दर्रों से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपके कि आपके जो कैलाश यात्रा होती है, जो आपकी कैलाश यात्रा होती है, आपके उत्तराखंड के दर्रों से कैलाश यात्रा की जाती है। ठीक है, आपके फिर नेक्स्ट है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा आपके कहाँ पर? सिक्किम। इसी इस ये नाथुला दर्रा बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। जब आपके और चीन के बीच कुछ भी थोड़ी अनबन होती है, थोड़ा विवाद होता है, तो इस दर्रे को बंद कर दिया जाता है चीन के द्वारा। ठीक है, तो पहली बार इसको बंद किया गया था 1962 में। ठीक है, 1962 में बंद कर दिया गया था। इसको वापस खोला गया 2006 में। इसी दर्रे से आपकी कैलाश यात्रा संपन्न होती है। 2006 में इसको पुनः खोला गया। खोलने के बाद थोड़े साल तो इस पर यात्रा बंद रही। 2015 के बाद यहाँ से यात्रा पुनः प्रारंभ की गई। ठीक है, यात्रा पुनः प्रारंभ की गई। इसी मार्ग से पहले जो मध्य एशिया में व्यापारी गुजरते थे सिल्क बेचने के लिए या रेशम बेचने के लिए, इसलिए इस मार्ग का नाम एक और पड़ गया सिल्क रूट या रेशम मार्ग। सिल्क रूट या रेशम मार्ग, प्राचीनतम रेशम मार्ग या सिल्क रूट भी कहा जाता है। कौन से दर्रे को? नाथुला दर्रे को। याद रखना, सन 1962, 2006 और 2015। 1962 में बंद कर दिया गया था, 2006 में वापस खोला गया, 2015 में वापस 2015 में यात्रा प्रारंभ की गई। सिल्क रूट और रेशम मार्ग भी कहा जाता है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये आपके इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, अभी मैंने बताया था सिंधु नदी कहाँ से होती है? जोजिला दर्रे से, जोजिला दर्रे से प्रभावित होती है। रावी और व्यास रोहतांग दर्रे से। चिनाब नदी आपके बारालाचा दर्रे से। सतलज नदी आपके शिवकिला दर्रे से। चुम्बी नाथुला दर्रे से। चुम्बी नदी नाथुला दर्रे से बहने के बाद चुम्बी घाटी का निर्माण करती है। ये भी याद रखना, चुम्बी नदी आपके नाथुला दर्रे से प्रभावित होने के बाद चुम्बी नदी, चुम्बी घाटी का भी निर्माण करती है। तिस्ता, तिस्ता आपके जलेपला दर्रे से निकलती है और आपके निकलती है ब्रह्मपुत्र यांगयाप दर्रे से। कहाँ से निकलती है? यांगयाप दर्रे से। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है बहुत। सिंधु नदी आपके हो गई, सिंधु नदी का आपके जलेपला, तो जोजिला दर्रा आपके रावी और व्यास रोहतांग, चिनाब, बारालाचा, शिवकिला, सतलज, शिवकिला, चुम्बी, नाथुला दर्रा, तिस्ता नदी आपके जलेपला और ब्रह्मपुत्र यांगयाप दर्रे से। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे अपन हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति। हिमालय क्षेत्र में ये आपके दर्रे हो गए। हिमालय के लास्ट टॉपिक ये, हिमालय खत्म हो जाएगा उसके बाद। इसके बाद पढ़ेंगे अपन उत्तर विशाल मैदान। तो हिमालय, हिमालय में पाई जाने वाली वनस्पति, हिमालय में पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार, इसके बाद अपन पढ़ेंगे भावर तराइन वो किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपके हिमालय में पाई जाने वाली वनस्पति, आपके डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन पूछ जाते हैं यहाँ से आपके कि हिमालय में कौन से क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो याद रखना, उष्णकटिबंधी 900 मीटर, उपोष्णकटिबंधी 1800 मीटर, आपके शीतोष्णकटिबंधी 3600 मीटर, और अल्पाइन वन आपके 4600 मीटर। उसके बाद आपके टुंड्रा वन। देखो सिंपल सी ट्रिक है, 9 का डबल 1800, ठीक है, 900 का डबल 1800, 1800 में 1800 का डबल 3600, 3600 में 1000 ऐड करेंगे तो अल्पाइन वन आ जाएंगे आपके 4600 मीटर, और 4600 मीटर से ऊपर की ऊंचाई वहां पर पाए जाएंगे आपके टुंड्रा वन। ठीक है, टुंड्रा वन में नॉर्मली कोई सी वनस्पति नहीं पाई जाती, वहां पर पेड़ पौधों का विकास नहीं हो पाता, इसलिए वहां पर पाई जाती है काई और लीचिन। काई का ही भाग है लीचिन। ये वनस्पति आपके किसी भी क्षेत्र में किसी भी अवस्थिति में पनप सकती है। आपने देखा होगा जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर काई बन जाती है, जहाँ पर कई पेड़ पौधे नहीं विकसित हो पाते वहाँ पर आपके काई और लीचिन पनप जाती है ना। तो आपके टुंड्रा वनों में सिर्फ 2 वनस्पति रहेगी, काई और लीचिन। ठीक, 900 का डबल 1800, 1800 का डबल 3600, 3600 में 1000 ऐड करेंगे तो अपन अल्पाइन वन में आ जाएंगे, मतलब 4600।
आपके जो 900 मीटर है, 900 मीटर तक आपके जो वन पाए जाते हैं उनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। आज जो आपके आसपास देखने को मिलते हैं ना पेड़ पौधे, आम, शीशम, साग, सागवान, नीम, ये सारे के सारे पेड़ इसी क्षेत्र में पाए जाएंगे आपके उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, तो आपके इसमें सारे पेड़ों का नाम लिख सकते हैं जो आपके आसपास दिखते हैं। फिर आपके उष्णकटिबंधीय वन यानी कि 1800 मीटर की ऊंचाई पर कौन कौन से पेड़ पाए जाएंगे आपके? ओक, चेस्टनट और देवदार। ठीक है, ओक, चेस्टनट और देवदार, ओक, चेस्टनट और देवदार। आपके जो 1800 मीटर के बाद 3600 मीटर में मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय या शंकुधारी वन या जिनको कोणधारी वन भी कहा जाता है, उन क्षेत्रों में कौन कौन से पाए जाएंगे? मैफिल, मैफिल के बाद चीड़, एल्डर, स्पूत, ओक और ब्रंच। कौन कौन से पाए जाएंगे? मैफिल, चीड़, एल्डर, स्पूत, ओक और ब्रंच। ठीक है, ये पाए जाएंगे आपके। उसके बाद पढ़ते हैं अपन अल्पाइन वन की तरफ। अल्पाइन वन यानी 4600 मीटर। 4600 मीटर की ऊंचाई पर कौन कौन से पाए जाएंगे? सिलिफर और जूनिफर, जिलिफर और जूनिफर। दो ऊपर वाले वनों में सिर्फ दो दो ही पाए जाएंगे, सिलिफर और जूनिफर। और आपके टुंड्रा वनों में काई और लीचिन, काई और लीचिन। तो आपके अल्पाइन वनों में काई, लीचिन। नीचे वालों में आपके जो 4600 मीटर है अल्पाइन वन उनमें कौन सा? सिलिफर और जूनिफर। नीचे आएंगे अपन तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन। शीतोष्ण कटिबंधीय में कौन पाए जाएंगे? मैफिल, चील, एल्डर, ब्रंच और ओक। ठीक है, आपके 1800 मीटर के बाद आएंगे अपन 1800 मीटर की ऊंचाई पर कौन कौन से पाए जाएंगे? ओक, चेस्टनट और देवदार। और आपके उष्णकटिबंधीय वनों में कौन से पाए जाएंगे? साल, सागवान, शीशम, आम, रेशम, जो भी आपके सारे 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 पेड़, नीम, बबूल, जो भी हो गया, ये सारे पेड़ यहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, सिंपल ट्रिक है ये, आप डायग्राम से याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको मैं सोच के चलता हूँ, आपको याद हो जाएगा आराम से, समझ में आ गया होगा कि आपके 900 का डबल करना है। 900 का डबल करने के बाद वापस 900 का डबल 1800, 1800 का डबल करेंगे 3600, 3600 का 1000 प्लस करेंगे तो 4600। कौन से बनाए जाएंगे? अल्पाइन, अल्पाइन के बाद टुंड्रा। तो आपके उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और आपके अल्पाइन वन और टुंड्रा वन, ये आपकी सीरीज आएगी। ठीक है, आपसे हाइट भी पूछ जाती है और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ जाता है कि इन वनों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब अपन पढ़ेंगे, ये हमारा हिमालय कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा भौतिक प्रदेश यानी कि उत्तर विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर विशाल मैदान अपन ने पढ़ा था कि आपके जो हिमालय का विस्तार है 5.50 लाख वर्ग किलोमीटर है, इसका भी पढ़ेंगे। उसकी औसतन, सॉरी, उसकी लंबाई कितनी थी? 2400 किलोमीटर, इसके पढ़ेंगे। और उसकी औसतन ऊंचाई कितनी थी? 6000 मीटर। ठीक है, तो अपन देखते हैं हिमालय का हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो अवसाद इकट्ठा करती है, कंकड़ पत्थर लाती है और आपके हिमालय से नीचे वाले जो हिमालय का पदी भाग है वहां पर लाके जमा करती है, उससे बनता है आपके उत्तर विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर विशाल मैदान, इसका विस्तार कितना रहेगा उत्तर विशाल मैदान का? 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। लंबाई रहेगी इसकी 2400 किलोमीटर। इसकी औसतन ऊंचाई पश्चिम में ज़्यादा है और आपके पश्चिम में ज़्यादा है और आपके पूर्व में कम है, चौड़ाई है ना। पश्चिम में आपके चौड़ाई है इसकी 300 किलोमीटर और पूर्व में चौड़ाई है इसकी 150 किलोमीटर। ठीक है, तो इस भौगोलिक क्षेत्र का क्या क्या विशेषता रहेगी आपके? औसतन आपके जो चौड़ाई है पश्चिम में ज़्यादा है, पूर्व में कम है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। इसकी जो आपके इसकी जो आपका क्षेत्रफल है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अपन ने हिमालय का जो अध्ययन था वो दो प्रकार से किया था, श्रृंखला के आधार पर और एक प्रादेशिक आधार पर। इसका अध्ययन भी अपन दो प्रकार से करेंगे, एक तो करेंगे अपन भौगोलिक आधार पर और एक प्रादेशिक आधार पर। ठीक है, दो प्रकार से इसका अध्ययन किया जाएगा भौगोलिक आधार पर। पहले अपन पढ़ेंगे भौगोलिक आधार। भौगोलिक आधार पर देखना, देखो, भौगोलिक आधार पर देखना, हिमालय पदी भागों से जब नदियाँ निकलती है, नदियों द्वारा बड़े कंकड़ पत्थर पदी भागों में इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से जो नदियाँ निकलेगी, बड़े कंकड़ पत्थर जिस हिमालय के नीचे इकट्ठे किए जाएंगे उस क्षेत्र को बोलेंगे अपन भावर। भावर की विशेषता ये रहती है, जस्ट आपके हिमालय से निकलने के बाद जो भावर क्षेत्र में नदियाँ आती है, यहाँ पर नदियाँ अंतर्वर्ती यानी कि अंडरग्राउंड हो जाती है। यहाँ पर नदियाँ दिखना बंद हो जाती है क्योंकि बड़े पत्थरों के नीचे से बहेगी तो पता भी नहीं चलेगा नदी जा रही है, अंडरग्राउंड हो जाती है। ठीक है, तो कौन से क्षेत्र में आपके नदियाँ अंडरग्राउंड या अंतर्वर्ती हो जाती है? आपके भावर वाले क्षेत्र में। भावर वाले क्षेत्र के आगे बढ़ने के बाद आपके जहाँ नदियाँ वापस निकलती है बाहर, उसको बोलते हैं तराई का मैदान। तराई का मैदान अत्यधिक दलदली भूमि हो जाती है, अत्यधिक आपके कीचड़ वाला क्षेत्र हो जाता है, इसको सुखाकर कृषि योग्य बनाया जाता है। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सर्वाधिक पाई जाती है और यहाँ पर पाई जाती है मलेरिया की सर्वाधिक समस्या। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके जो हिमालय से नदियाँ निकलने के बाद
निकलने के बाद किस क्षेत्र को दलदली कर देती है जहाँ पर मलेरिया की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है? आपके तराई वाले मैदान को, ठीक है, तराई वाले मैदान को। तराई के बाद अपन खाते हैं खादर, बांगर और डेल्टा। खादर क्या होता है? प्रति वर्ष नदियों द्वारा बाढ़ लाई जाती है, नदियों द्वारा अवसाद लाए जाते हैं। जो अवसाद नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए जाते हैं उसको बोलते हैं अपन खादर, यानी कि जलोढ़ मृदा। नवीनतम जलोढ़ मृदा को अपन खादर वाला मैदान बोलते हैं। नवीनतम जलोढ़ मृदा आएगी तो पुरानी मृदा साइड हो जाएगी, उसको बोलेंगे अपन बांगर। यानी प्राचीनतम जलोढ़ मृदा को अपन बोलते हैं बांगर। और समुद्र में मिलने से पहले नदियाँ आपके त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है, उसे बोलते हैं अपन डेल्टा। ये आपके उद्गम से लेकर संगम तक का विस्तार था। पहले क्या आता है आपके भावर। भावर में क्या होता है? नदियाँ अंदर अंतर्वर्ती हो जाती है, यानी कि अंडरग्राउंड होती है। उसके बाद तराई, तराई का मैदान दलदली होता है, सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है, और यहाँ पर सर्वाधिक मलेरिया की समस्या पाई जाती है। इसके बाद आता है खादर। खादर क्या होता है? नवीनतम जलोढ़ मृदा, नदियों द्वारा लाई गई नवीनतम जलोढ़ मृदा के मैदान को बोलते हैं खादर। उसके बाद आता है बांगर। बांगर को क्या बोलते हैं? प्राचीनतम जलोढ़ मृदा, और आपके समुद्र में मिलने से पहले जो त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है उसको बोलते हैं अपन डेल्टा। ठीक है, तो ये सीरीज याद रखना आपके उद्गम से लेकर संगम तक। ठीक है, भावर, भावर के अन्य नाम भी है, जलोढ़ शंकु या जलोढ़ पंथ भी कहा जाता है इसको। एक एक बार हम देखते हैं। देखो भावर का विस्तार कहाँ कहाँ से? भावर का विस्तार आपके, भावर का विस्तार आपके, भावर का विस्तार आपके सिंधु से लेकर तीस्ता नदी, यानी कि 8 से 16 किलोमीटर तक है। विशेषता क्या रहेगी? पर्वतीय पदों में, पर्वतीय पदों में नदियाँ अंतर्वर्ती हो जाती है। जस्ट आपके हिमालय से निकलने के बाद ही इसका निर्माण होता है। पर्वतीय पदों में नदियाँ अंतर्वर्ती हो जाती है और अनुपजाऊ मैदान होता है। देखो पत्थर है, बड़े 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 पत्थर है तो अनुपजाऊ होगा, और यहाँ पर नदियाँ हो जाती है अंडरग्राउंड। तो ये दो विशेषता रहेगी भावर की। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन तराई का मैदान। तराई का मैदान किस प्रकार का है? तराई का मैदान आपके होता है दलदली। तराई का मैदान दलदली होता है। दलदली होने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और यहाँ पर दलदली होने के कारण यहाँ पर पाई जाती है सर्वाधिक मलेरिया की समस्या। किस प्रकार की समस्या? मलेरिया की समस्या। उसके बाद खादर। खादर क्या होता है? नवीनतम जलोढ़ मृदा। नवीनतम जलोढ़ मृदा कौन सा होता है? खादर। इसी खादर के मैदान को पंजाब में वेट कहा जाता है। ये भी याद रखना आपके की पॉइंट। पंजाब में खादर के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेट कहा जाता है, वेट है ना। बांगर के मैदान को पंजाब में दाया कहा जाता है। बांगर का मैदान क्या होता है? प्राचीनतम जलोढ़ मृदा या पुरानी जलोढ़ मृदा। प्राचीनतम जलोढ़ मृदा या पुरानी जलोढ़ मृदा, जिसको पंजाब में बांगर के मैदान को दाया कहा जाता है। दो की पॉइंट जरूरी है आपके। खादर के मैदान को पंजाब में क्या कहा जाता है? वेट। और पंजाब में बांगर के मैदान को क्या कहा जाता है? दाया। ठीक है, दाया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा मैंने आपको जस्ट बता दिया, समुद्र में मिलने से पहले जो त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती नदियां उनको बोलते हैं डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा आपके कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल। कौन सी नदी द्वारा बनाया जाता है आपके? तो आपके बनाया जाता है गंगा नदी द्वारा। विशेषता ये रही कि आपके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, इसका नाम यहाँ पर पाए जाने वाले सुंदरी वृक्ष के नाम से पड़ा है, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? और यहाँ पर जो खड्डे पाए जाते हैं, ठीक है, सुंदरी वन के डेल्टे में जो खड्डे पाए जाते हैं जिनको बिहार में क्या कहा जाता है? आपके सुंदरवन का डेल्टा जो बनाता है, डेल्टा और क्षेत्र में आपके जो बिहार में खड्डे पाए जाते हैं नदियों द्वारा, है ना, उनको कहा जाता है जल्ला। और पश्चिम बंगाल में इसको विल कहा जाता है। जो आपके डेल्टाई क्षेत्र में, डेल्टाई क्षेत्र में या नदियों द्वारा जो बनाए जाते हैं बिहार में, गंगा नदी द्वारा, बिहार में इसको बोलते हैं जल्ला और पश्चिम बंगाल में बोलते हैं विल। खड्डों के नाम है, याद रखना। जल्ला क्या होता है? तो नदी द्वारा बनाए गए खड्डे या अवसाद, अपक्षय द्वारा बनाए गए, अपर्दन होता है, अपक्षय होता है, उसके कारण बनते हैं खड्डे, उनको क्या बोलते हैं बिहार में? जल्ला। और आपके पश्चिम बंगाल में बोलते हैं विल। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ लिया, अपन ने हमने पढ़ लिया। अब आप पढ़ते हैं प्रादेशिक आधार पर उत्तर विशाल मैदान का अध्ययन। ठीक है, प्रादेशिक आधार पर आपके बहुत सामान्य तरीके से पढ़ाया जाएगा, सामान्य तरीके से याद हो जाता है आपको, बहुत नॉर्मल है, बहुत इजी है ना। तो आपके सामान्य तरीके से कितने भागों में बांटा गया? आपके सामान्य तरीके से 4 भागों में बांटा गया है।
आपके पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, यूपी का मैदान, जो कि यूपी का मैदान आपके गंगा का मैदान भी कहलाता है, क्योंकि सर्वाधिक आपके जो गंगा प्रवाहित होती है यूपी में होती है, इसलिए यूपी का मैदान इसको गंगा का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है। और असम का मैदान, असम के मैदान को ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कह सकते हो। ठीक है। तो पहला पढ़ेंगे अपन पंजाब का मैदान या हरियाणा का मैदान। ठीक है। तो पंजाब का मैदान, पंजाब के मैदान का निर्माण आपके पंजाब का मैदान का निर्माण आपके सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा आता है ना, सिंधु सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है। सिंधु एवं सहायक नदियों द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा जो निर्माण किया जाता है, यहाँ पर अपंदर अपक्ष के द्वारा जो खड्डे बनते हैं उनको बोलते हैं चो या चोस। ठीक है। पंजाब के मैदान में जो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा जो खड्डों का निर्माण किया जाता है, जो गड्ढों का निर्माण किया जाता है, उनको बोलते हैं चो या चोस, जो कि सर्वाधिक पंजाब के होशियारपुर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? आपके होशियारपुर में। ठीक है। उसी के बाद जो नदियां हैं आपके, जो मुलायम मिट्टी का अपरदन करती है, मुलायम मिट्टी का अपरदन करके आगे बढ़ती है, अपरदन जो मुलायम मिट्टी करता है उसको बोलते हैं बूढ़। ठीक है। मुलायम मिट्टी का अपरदन, अपरदन क्या बोलते हैं? बूढ़। ठीक है। अब आपका जो पंजाब का नाम है, पंजाब का नाम कैसा पड़ा देखो, याद रखना, समझने की कोशिश करना। दो नदियां हैं, दो नदियों के मध्य जो भूमि है उसको बोलते हैं अपन आब। क्या बोलते हैं? आब बोलते हैं। दो नदियों के मध्य भूमि को आप बोलेंगे, तो दो नदियां हैं तो दो आप बोलेंगे इसको ना, दो नदियों के मध्य दो आप। अब पंजाब की स्थिति ऐसी है कि जो पांच नदियों के मध्य स्थित है तो उसको बोलेंगे आप पंजाब। ठीक है। तो पंजाब दो नदियों के मध्य की भूमि आप बोलते हैं, और पांच नदियों के मध्य की भूमि पंज आप बोलते हैं, पंजाब। ठीक है। तो आपके जो पांच नदियां कौन कौन सी याद रखना, जो मुख्य आप बनाती है आपके सिंधु सागर आप, सिंधु सागर आप बनाती है आपके सिंधु, झेलम, चिनाब और सिंधु, झेलम और चिनाब। ठीक है। आपके चाज आप या छाज आपका निर्माण करती है झेलम और चिनाब। रचना आपका निर्माण करती है आपके रचना और रावी। बारी आपका निर्माण करती है रावी और व्यास। और विस्ता, विस्त आपका निर्माण करती है आपके विस्ता और सतलज। जो आपके उत्तर से दक्षिण तक ये क्रम रहेगा। अब एक ट्रिक बताता हूँ आपको, अगर पेपर में ये लिखा हो और ये पूछा जाए तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे आपको पूछा गया है कि चा जाप या छा जाप किससे बनाता है, तो आपके च से क्या हो जाएगा? चिनाब। और ज से क्या हो जाएगा? आपके झेलम। ठीक है। च से हो जाएगा चिनाब और झेलम। ये आगे पीछे लिखा होगा तो भी फर्क नहीं पड़ता है, चिनाब और झेलम भी लिख सकते हैं, झेलम और चिनाब भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक है। आपके र से क्या होता है? रचना। च से क्या होता है? चिनाब। ठीक है। अभी अपन ने पढ़ा च ऊपर। र से क्या होता है? रावी। और व से होता है व्यास। तो व्यास और रावी नदी द्वारा। व से क्या होता है आपके? वी से व्यास नदी, और सत से होता है सतलज। तो आपके आराम से याद हो जाएंगे, चा से चिनाब, ज से झेलम, र से रावी, च से चिनाब, व से व्यास और र से रावी, व से व्यास और स से सतलज। ठीक है। तो ये याद हो जाएंगे। आपको सिर्फ ऊपर वाला याद करना है, सिंधु, झेलम और चिनाब नदी द्वारा कौन सा बनाया जाता है? सिंधु सागर आप। ठीक है। ये नॉर्मली बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, और आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें, तो आपको सिर्फ ये दिया हो तो ये आराम से निकाल सकते हो आप, है ना। चाज आप कौन सा होता है? चाज आप से आपके झेलम और चिनाब बनाती है, रचना आप चिनाब और रावी, व्यास आप रावी और व्यास, और विस्ता आप आपके व्यास और सतलज। ये क्रम आपके उत्तर से दक्षिण तक रहेगा, ये क्रम भी याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं अपन हरियाणा का मैदान। ठीक है। पंजाब के मैदान से हरियाणा के मैदान को अलग करने वाली है घग्गर नदी। घग्गर नदी द्वारा पंजाब के मैदान को हरियाणा के मैदान से अलग किया जाता है। ठीक है। तो याद रखना, हरियाणा के मैदान को अलग करने वाली नदी कौन सी है? हरियाणा का मैदान को पंजाब से अलग करने वाली नदी है घग्गर की नदी। और इस नदी का इस मैदान का आपके जो निर्माण होता है, हरियाणा के मैदान का निर्माण यमुना नदी द्वारा होता है। जो आपके हरियाणा के मैदान का निर्माण आपके यमुना नदी द्वारा आता है। इसके बाद देखते हैं अपन राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान के बारे में अपन यहाँ पर ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। राजस्थान का मैदान का विस्तार राजस्थान का जो अध्ययन करेंगे अपन
उसमें ज़्यादा विस्तार से पढ़ा जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपके नॉर्मली जो ऊपर ऊपर से बातें बताई जाएगी ना। राजस्थान का मैदान आपके जो अरावली के पश्चिम में स्थित है उसको बोलते हैं अपन लूणी का मैदान, और अरावली के जो पूर्व में स्थित है उसको बोलते हैं चंबल का मैदान। ठीक है। और आपके जो भारत के अनुसार देखें तो राजस्थान के मैदान को दो भागों में बांटा गया है, पश्चिम वाला क्षेत्र अरावली का और पूर्व वाला क्षेत्र अरावली का। तो पश्चिम वाला क्षेत्र लूणी का मैदान और पूर्व वाला क्षेत्र आपके चंबल का मैदान। ठीक है। आपके नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, गंगा का मैदान। ठीक है। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान क्या है? गंगा के मैदान की विशेषता है, इसको तीन भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा। कितने भागों में बांटा गया है? ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा, तीन भागों में बांटा गया है। जो ऊपरी गंगा है, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में रहेगा ज्यादा विस्तार, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, इसको वापस दो भागों में बांटा गया है, रुहेलखंड का मैदान और अवध का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान को वापस दो भागों में बांटा गया है, रुहेलखंड का मैदान और आपके अवध का मैदान। जो मध्य गंगा है उसको वापस दो भागों में बांटा गया है, आपके पूर्व यूपी वाला और बिहार का मैदान। बिहार के मैदान को वापस दो तीन भागों में बांटा गया है, मगध, सारण और मिथिला का मैदान, मगध, सारण और मिथिला का मैदान, मगध, सारण और मिथिला का मैदान। आपके निचली गंगा को दो भागों में बांटा गया, आपके बिहार वाला क्षेत्र, निचली गंगा का बिहार वाला क्षेत्र और पश्चिम बंगाल। आपको इतना डीपली ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये डायग्राम याद करना कि भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अवध का मैदान किसका भाग है, अवध का मैदान किसका भाग है, तो आपके गंगा का मैदान का भाग है। ठीक है। आपके मगध का मैदान और सारण का मैदान, मिथिला का मैदान किसका भाग है, तो आपके गंगा का मैदान। और ज़्यादा डीपली पूछेगा तो पूछ लेगा मगध का मैदान, सारण का मैदान और मिथिला का मैदान किसका भाग है, तो आपके मध्य गंगा का भाग है। ठीक है, मध्य गंगा के मैदान का भाग है। ठीक है। रुहेलखंड का मैदान किसका भाग है, तो आपके ऊपरी गंगा या गंगा के मैदान का भाग है। गंगा के मैदान को अब कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। मध्य गंगा को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। और बिहार के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान, ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान। ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान, आपके जो ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान है, आपके असम के मैदान का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है। ब्रह्मपुत्र के द्वारा असम में सर्वाधिक बाढ़ लाई जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है सौर ऑफ असम। क्योंकि जब बाढ़ लाई जाएगी, जन धन की हानि होगी, आपके लोग मरेंगे, तो शोक मनाया जाएगा, इसलिए इसको कहा जाता है सौर ऑफ असम, यानी कि असम का शोक। आपके ब्रह्मपुत्र को सौर ऑफ असम या असम का शोक भी कहा जाता है। इसी नदी पर आपके स्थित है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। याद रखना, नदी द्वीप है ना, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है। स्थिति इसकी रहेगी आपके असम और ब्रह्मपुत्र। विशेषता ये रहेगी आपके विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ठीक है। आपके विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र के मैदान को क्या कहता है आपके, सॉरी, ब्रह्मपुत्र को क्या जाता है? सौर ऑफ असम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं प्रायद्वीप पठार। ठीक है, अपन पढ़ते हैं अपन। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीप पठार। देखो, प्रायद्वीप पठार का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी या ज्वालामुखी लावा या बेसाल्ट लावा के द्वारा इसका निर्माण होता है। पठारी क्षेत्र आपके ज्वालामुखी या बेसाल्ट लावा के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है। निर्माण की प्रक्रिया ये होती है, आपके इसका विस्तार देखना, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। भौतिक प्रदेशों में सबसे ज्यादा विस्तार या सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? आपके पठारी क्षेत्र। तो ये याद रखना, आपके भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, किलोमीटर याद रखना इसके, सॉरी हाँ, किलोमीटर याद रखना, 16,000 वर्ग किलोमीटर। आपके अरावली का कितना था? 5.50 लाख वर्ग किलोमीटर। आपके उत्तरी विशाल मैदान का कितना था? 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है।
आपके इसका रहेगा 16 लाख वर्ग किलोमीटर। भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, इसकी लंबाई रहेगी आपके इसकी लंबाई रहेगी आपके 1600 मीटर। आपके अरावली और उत्तर विश्वविद्यालय की दोनों की लंबाई थी आपके 2400 किलोमीटर। ठीक है। इसकी औसतन ऊंचाई, इसकी जो चौड़ाई है वो रहेगी आपके 1400 किलोमीटर, और औसतन ऊंचाई की रहेगी आपके 600 से 900 मीटर। ठीक है। 600 से 900 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई रहेगी। चौड़ाई रहेगी आपके 1400 किलोमीटर, और आपके लंबाई रहेगी आपके 1600 किलोमीटर। क्षेत्रफल याद रखना, आपके सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर। ओके, आगे देखते हैं। इसमें इसका अध्ययन दो भागों से किया जाता है। सभी का दो भागों से कर अपना, दो भागों से किया जाता है। एक तो पठारों के आधार पर, एक पर्वतमाला के आधार पर। दो भागों से किया जाएगा आपके, एक तो पर्वतमाला के आधार पर, एक पठारों के आधार पर। पर्वतमाला के आधार पर अपन पढ़ेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है। और आपके पठारों के आधार पर पठारों के नाम पढ़ेंगे अपन, पठार कहाँ कहाँ स्थित है, पठार की स्थिति क्या रहेगी, और पठार की विशेषता क्या है। ठीक है। तो पठारों के आधार पर अध्ययन करने पर ती, तीन भागों में बांटा जाता है इसको। पठारों के अध्ययन आधार पर अध्ययन करने पर इसको तीन भागों में बांटा जाता है। एक तो है आपके दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि पठार और पूर्वी पठार। तीन भागों से बांटा गया है इसको। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि पठार और दक्कन का पठार, सॉरी पूर्वी पठार। जो आपके दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार को वापिस चार भागों में बांटा गया है। इसके जो मुख्य भाग है चार: दक्कन लावा पठार, मैसूर का पठार, तेलंगाना का पठार और रॉयल सीमा का पठार। ठीक है। ये आपके रहेंगे दक्कन के पठार का विस्तार। फिर आपके मध्य उच्च भूमि पठारी भूमि, इसका रहेगा मालवा का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। ये वाले क्षेत्र रहेंगे आपके इस वाले भाग में। फिर आपके नेक्स्ट पूर्वी पठार, आपके पूर्वी पठार में छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार और आपके रहेगा एक और मेघालय का पठार। ठीक है ना। इसके बारे में आगे देखते हैं। ये जो पठारी क्षेत्र रहेंगे आपके दक्कन लावा पठार, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। दक्कन पठार का जो विस्तार है, दक्कन लावा पठार के बारे में पहले पढ़ेंगे। इसको एक बार देख लेते हैं अपन मैप के द्वारा। सॉरी, इसमें मैप है नहीं अभी। ठीक है। जो आपके दक्कन लावा पठार है वो आपके विशेषता रहेगी आपके महाराष्ट्र, सॉरी विस्तार रहेगा आपके महाराष्ट्र। यहाँ पर पाई जाएगी काली मिट्टी और काली कपासी मिट्टी। और इस पठारी क्षेत्र में क्या होता है, कपास का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास होता है। तो यहाँ पर क्या कौन सी फसल हो जाती है, कपास। कपास के कारण यहाँ पर क्या हुआ है, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। क्या हुआ है, सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। कहाँ पर, दक्कन लावा पठार कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र। आपको पहले पहले प्रायोरिटी रखनी है, आपके जो पठार है उनकी स्थिति मालूम होनी चाहिए आपको कि पठारों की स्थिति क्या है। तो आपके दक्कन लावा पठार की स्थिति कहाँ है, महाराष्ट्र। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी और कपासी मिट्टी। ठीक है। और यहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाती है, कपास। इसके कारण सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास कहाँ पर हुआ है, दक्कन लावा पठार। फिर नेक्स्ट आपके मैसूर का पठार। मैसूर का पठार आपके कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। मैसूर का पठार आपके कर्नाटक में स्थित है। और इसकी स्थिति रहेगी यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक पाई जाती हैं। आपको लोकेशन याद रखनी, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो पहले सबसे पहले लोकेशन ही याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट ही वही है। ये बाद में ये सब टाइटल सब याद रहे तो ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है आपके मैसूर पठार में। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपके है रॉयल सीमा का पठार। रॉयल सीमा का पठार आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। रॉयल सीमा का पठार आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी विशेषता है आपके जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित।
कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित ये पठार है। इसकी विशेषता ये रहेगी, आपके क्वेश्चन पूछा गया कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित कौन सा पठार है, तो आपके रॉयल सीमा का पठार। आपके तेलंगाना का पठार आपके तेलंगाना में है। इसकी विशेषता ये रहेगी आपके कि कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, दोनों पठारों की विशेषता ये है कि आपके जो रॉयल सीमा का पठार है आंध्र प्रदेश में स्थित है, और तेलंगाना का पठार आपके तेलंगाना में स्थित है। बस इसकी विशेषता ये है कि कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है एक, तो एक कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित है। ये जो पठारी क्षेत्र खत्म होंगे उसके बाद मैं आपको एक मैप में डायग्राम बना के आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा पठार कौन कहाँ कहाँ पर है। उस डायग्राम से आपको इजीली याद हो जाएंगे, इजीली याद हो जाएंगे आपको उस डायग्राम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। 40-45 मिनट की क्लास ज़्यादा ठीक होती है बहुत, इससे ज़्यादा लंबी क्लास में मज़ा नहीं आता है, बोर होने लग जाता है। इसलिए आज इतना ही, इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच।